माँ को मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा है। माँ का अत्यधिक मेहनती होना कभी कभी मुझे खलता, क्योंकि माँ काम में खुद को इतना डुबा लेती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। पिता ने तो माँ को बहुत दुख दिए, बावजूद इसके कभी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं देख पाया मैं, क्योंकि माँ कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती, खास कर मेरे सामने। बस उनका सारा का सारा समय ऑफिस और घर के कामों में ही निकल जाता है। लेकिन माँ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हैं, इस बात की खुशी है मुझे। माँ, आज तो कम से कम ऑफिस मत जाओ। कल रात को आपको बुखार था, आज छुट्टी ले लो, आराम कर लो। अरे, कैसी बातें करता है आयुष। वह बुखार नहीं था, बस हल्का सा हरारत थी। रात भर नींद अच्छी लेने की वजह से हरारत मिट चुकी है। अब मैं एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। अच्छा सुन आयुष, नाश्ता खाना सब बना दिया है। नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, वहाँ से आकर खाना खाकर आराम करना। घर पर ही रहना, मैं देर से आऊँगी आज। कब तक आएंगी आप? 8 बजे तक आ जाऊँगी। तुम कहीं घूमने मत निकल जाना। वे पास आई। देखो आयुष, तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अरे, नौकरी कहीं रखी है मम्मी? मैं हंसा। तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लंबी प्रतीक्षा करूं। तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना मम्मी। अभी तो मैं केवल 19 वर्ष का हूँ। मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। 2 महीने बाद तुम 20 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारी नौकरी और शादी, बस मैं केवल दो बात ही सोचती हूँ। पिछले 15 वर्ष से नितांत अकेली मैं किस तरह से एक दूधमहे बच्चे को लेकर इस संसार में संघर्ष करती आई हूँ, यह केवल मैं ही जानती हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। मम्मी का कंठ भर गया और मैं सचेत हो गया। मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति अवगत हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं। वे हल्के से बुदबुदाई और बैग उठाकर बाहर निकल गई। मेरी माँ आज भी युवा और आधुनिका थी। अच्छे वस्त्रों मेकअप में वे बेहद सुंदर लगती। यदि उन्होंने जीवन साथी के रूप में किसी को पसंद कर रखा है तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। स्त्री का एक व्यक्तिगत जीवन है अपना, जिसे वह हर किसी से नहीं बांटती। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। रात में माँ देर से घर लौटी। नीचे से उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने झाँक कर देखा, वे विजय अंकल के साथ खड़ी थीं। बहुत दिनों बाद उन्हें प्रफुल्लित और बेफिक्र दिखा। विजय अंकल उन्हें अपनी कार से छोड़कर चले गए। वे मम्मी के अच्छे मित्र थे। यदि वे दोनों साथ जीवन यापन करते तो मुझे कोई आपत्ति न थी। मम्मी क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहे जो उन्हें मझधार में छोड़ गया। मैंने सोचा और लापरवाही से कंधे उचकाए। अब माँ अंदर आ गई थी। आयुष, कैसा बीता दिन बेटा? उन्होंने मुझे लिपटा लिया। अच्छा रहा, आप बताइए। ठीक ठाक था। अरे, यह सब तुम क्या कर रहे हो? आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देखिए, मैंने राजमा चावल बनाया है, साथ में नींबू वाला प्याज और रायता। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खा कर आई हूँ। ओह, लेकिन आपने बताया नहीं। मैं निरुत्साहित हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल इसे खा लूँगी। मैं अकेले राजमा चावल खाती गुनगुनाती प्रसन्न मम्मी को देखता रहा। मम्मी विजय अंकल के साथ घूमकर लौटने के बाद प्रसन्न रहती थी। मेरे लिए मम्मी क्यों अकेले रहें? उन्हें भी खुश रहने, सजने संवरने और जीवन के अन्य आनंदों का भागीदार होने का पूरा हक है। क्यों एक अकेली स्त्री को बच्चों परिवारों के कारण अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है? हर वक्त उससे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा की जाती है? मैं मम्मी के बारे में अक्सर सोचता कि किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दी जा सके, लेकिन वे किसी भी प्रकार से पीड़ित, शोषित ना थीं। आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे, मन मर्जी के मालिक थे।
मम्मी ने भी कई प्रकार की किटी क्लब व सामाजिक संस्थाओं से स्वयं को जोड़ रखा था। फिर वे बिंदास थीं। विजय अंकल के साथ बिना संकोच के घूमती फिरती थीं, किंतु फिर भी वे अकेली थीं। एक दिन उनका अच्छा मूड देखकर मैंने कहा, मम्मी, आप अकेले ही सारे दायित्व का निर्वाह करती हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप एक से दो हो जाएं? यह तुम क्या कह रहे हो? वे चौंक गईं। क्यों? इसमें कैसी शर्म? यदि पुरुष तलाक के बाद दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है तो स्त्री क्यों नहीं? मम्मी कुछ देर मुझे नज़रों से तोलती रहीं, फिर बोली, तुम विजय के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा था। मैं आपके अकेलेपन के साथी की बात कर रहा था। तुम बड़े हो गए हो, अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा, इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन क्यों? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकते? आयुष बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैर पर खड़ी होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन क्यों? बताइए ना मम्मी। मम्मी कुछ क्षण विचित्र निगाहों से मुझे ताकती रही, फिर बोली, यदि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और मासिक 40,000 की निर्वाह राशि भी नहीं मिलेगी। मम्मी चुनौतीपूर्ण अंदाज से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भागती रहीं, किंतु मेरे चुप रहने पर अपने काम काज में व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद मम्मी मुझसे खुल गई। विजय अंकल के बारे में बेबाकी से बातें करने लगीं। कभी कभी उनके साथ दूसरे शहर की यात्रा भी कर आती। उनका हमारे घर में दखल बढ़ने लगा, किंतु मुझे बुरा ना लगता। मेरे लिए माँ का सुख संतोष ही सबसे बड़ी बात थी। फिर मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। रात दिन कठिन परिश्रम किया और लगनपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट गया। दोस्तों और मनोरंजन को दरकिनार किया, मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली और अंततः मैं सफल हुआ। मैंने मात्र 4 वर्ष के अंदर ही ग्रेजुएशन करके कोचिंग के द्वारा बैंकिंग के कई एग्ज़ाम दिए और राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग प्रयागराज में हुई। माँ बेहद उदास थी। मेरी पैकिंग करते करते मुझे तरह तरह के निर्देश दे रही थी। मैं आधी बातें सुन रहा था, आधी नहीं। रोमांचित था, उत्साह से लबरेज था। अपने पैर पर खड़ा होने का आनंद ही कुछ और था। आज रात की ट्रेन थी। मम्मी भी साथ आना चाह रही थी, किंतु घर ऑफिस का भी दायित्व था। उन्हें मना कर दिया। शुरू में सप्ताह भर होटल में रहने की योजना थी, फिर बैंक कर्मियों के सहयोग से किराए का घर लेता या पेइंग गेस्ट बन जाता। कुछ जरूरी सामान खरीद कर घर में प्रवेश किया तो माँ की आवाज़ कान में पड़ी। वे अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा भयभीत थी वह सब कुछ होने जा रहा है। वह उसी शहर में जा रहा है जहाँ उसके पिता रहते हैं। अरे, उसे कुछ पता नहीं है कि वे कहाँ रहते हैं, ना मोहल्ले कॉलोनी की जानकारी है। तुम बेवजह डर रही हो। फिर भी कभी कहीं उनसे भेंट हो जाए तो पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को। आयुष की अपने पिता में कोई रुचि नहीं है, अन्यथा तुमसे उनके बारे में पूछता जरूर। क्या पता, खून उबाल मारता है विजय। मैंने ज़्यादा नहीं सुना, अंदर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्ण विराम लग गया, किंतु मेरे मन में खलबली मच गई। पापा प्रयागराज में रहते हैं। वर्षों पुरानी एक विस्मृत तस्वीर जहन में कौंध गई। बेचैनी होने लगी। रात जब मम्मी मेरे रास्ते के लिए खाना बना रही थी, तब चाबी लेकर मैंने चुपके उनकी अलमारी खोली। लॉकर में उन स्थानों की छानबीन की जहां मम्मी अपने पेपर रखती थीं। थोड़ी मुश्किल के बाद पिता की फ़ोटो, फ़ोन नंबर, पता सब मिल गया। मैंने तुरंत उसे जेब के हवाले किया। अचानक एक पेपर पर मेरी नज़र अटक गई और मैं हतप्रभ रह गया। वह मम्मी और विजय अंकल की कोर्ट मैरिज की प्रतिलिपि थी। मैं आश्चर्य से खड़ा था। तभी मम्मी आ गई, मेरे हाथ से चाबी लेकर बोली, अलमारी क्यों खोली तुमने? मेरी नई वाली शर्ट नहीं मिल रही है ना, इसलिए। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। तुम्हारी अटैची के ऊपर ही रख दी है मैंने। अच्छा, देखता हूँ। मैंने पलट कर जाते देखा। मम्मी अपने कागज पत्र संजो रही थी।
फिर उन्होंने अलमारी बंद कर दी। स्टेशन पर मम्मी सुबकने लगी। मैं पहली बार उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया। ट्रेन चल पड़ी। रोती माँ को विजय अंकल ने अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर चल पड़ी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं निश्चिंत होकर टिक लगाकर बैठ गया। मम्मी अकेली ना थी, लेकिन अंतर मन में कुछ दरक सा गया। अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी। प्रयागराज एक छोटा ब्रिटिश ऐतिहासिक इमारतों वाला गंगा के तट पर बसा पारंपरिक नगर है। सिविल लाइन स्थित होटल बहुत महंगा ना था। मैं बैंक आने लगा। लोग अच्छे थे। सप्ताह भर में फ्लैट मिल जाने का आश्वासन भी मिल गया था। रात में प्रतिदिन मम्मी घंटों मुझसे बातें करती, दिन भर का ब्यौरा लेती। मैं उनसे बात करते करते सो जाता। आज पहला रविवार था। मुझे देर तक सोने की आदत नहीं थी, किंतु मेरी आंखें देर से खुली। चाय पीते पीते मैंने वे पेपर निकाले जो मम्मी की अलमारी से चुराए थे। पता देखा और पिता की तस्वीर देखने लगा। दुबले पतले प्रभावहीन व्यक्ति जो किसी रूप में मेरी सुंदर माँ के योग्य ना थे, किंतु उन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। मेरी माँ बेसहारा पुत्र के साथ न्याय की आस में संघर्ष करती रही और अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा और एक फ्लैट मिला। माँ को ठोर मिल गया। बाद में वे भी नौकरी करने लगीं। जिंदगी ठिकाने लग गई। इनसे मिलना होगा, वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं बुदबुदाया, नहा धोकर नाश्ता किया और टेम्पो करके चल पड़ा। ठीक स्थान पर पहुंच गया। पुराने पारंपरिक ढंग से बने मकान कतार से खड़े थे। वह एक पुराना आलीशान बंगला था, लेकिन रख रखाव के अभाव से और पुराना हो चला था। वर्षों रंग रोगन का मुंह ना देखने वाला बंगला बेतरतीबी से उगे पौधों और कुछ वृक्षों वाले एक घने बगीचे से घिरा था। मुझे विचित्र अनुभूति हो रही थी। मैंने साहस करके बेल बजा दी। आज रविवार है, जरूर सभी घर पर होंगे। सभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि घर पर कौन कौन है। जरूर मम्मी से तलाक के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी। कई मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने पापा ही थे। लंबे दुबले पतले रुग्ण, कुछ उदासीन से लग रहे थे। पाजामा कुर्ता पहने वे कहीं से भी मेरी सुंदर माँ के समकक्ष नहीं लग रहे थे। कौन हो तुम? पापा के चेहरे पर जिज्ञासा उभरी। मैं आयुष, श्रीमती एकता प्रकाश का बेटा। अरे आयुष, बिक्कू बुलाता था मैं तुम्हें, अंदर आओ। एक वीरान चेहरे पर बाहर आ गई। माँ देखो, बिक्कू आया है। मैं अंदर आ गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृह स्वामिनी की उदासीनता से सब बिखरा और असंयोजित था। पापा जैसी दुबली पतली दादी भी थी। व्हील चेयर पर बैठे दादाजी के भी दर्शन हुए। सभी मुझे देखकर खुश थे, किंतु बेजान से थे। घर वातावरण, घर के सदस्यों के चेहरे पर स्थायी वीरानी छाई थी। मैंने इधर उधर देखते प्रश्न किया, और कौन कौन है? हम तीन ही हैं घर में। माँ को छोड़ने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की? मेरे स्वर में तलखी थी। नहीं, किंतु मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा। माँ, आप बिक्कू के पास बैठिए, मैं चाय बना लाता हूँ। पापा किचन में चले गए। दो जोड़ी वृद्ध असहाय एकटक देखती बेधती आंखें, वे निगाहें जैसे मेरी आत्मा में उतरी जा रही थी। मुझे बेचैनी सी हुई। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें एकता ने यहाँ आने से नहीं रोका? उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी है वह, और तुम क्या कर रहे हो? वर्षों बाद तुम्हें देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई। तुम्हारे दादाजी पक्षाघात के शिकार हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की आस छोड़ दी थी। दादी, मुझे बैंक में जॉब मिल गई है, यहीं आपके शहर में। माँ ने बहुत कष्ट उठाए, अकेले मुझे पाला पोसा अपने साहस सामर्थ्य से। आप सबने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली। वैसे मम्मी ठीक हैं। दादी चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बोली, एकता ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि तुम्हारे पिता यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वह उन पर केस कर देगी। क्या? मैं व्याकुल हो गया।
तुम्हारी माँ ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक, मानसिक रोगी और हिंसक बताया था। उसने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मानसिक, शारीरिक रूप से भयंकर प्रताड़ना देते हैं। उसने डॉक्टर विजय की झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिसमें तुम्हारे पिता की शारीरिक, मानसिक दशा का वर्णन है। दादी अनवरत बोल रही थी। दादी, आप यह सब क्या मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर मेरी माँ का चरित्र हनन कर रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल फ्लैट और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे पुत्र से शादी की थी। उसका डॉक्टर विजय से विवाह पूर्व का रिश्ता था। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी पटरी नहीं बैठी। वह उसे रास नहीं आया, सो झूठी कहानियाँ गढ़कर उसने तुम्हारे पिता से तलाक ले लिया। तुम्हारे भरण पोषण के लिए मोटी रकम और फ्लैट का आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा। मैं पूर्ववत व्यग्र था। दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का ऐसा भय तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटे को दिखाया कि वह वैसा ही करता गया जैसा वह कहती गई। मैं निःशब्द बैठा रह गया। आज 35,000 रुपये में तुम्हारे पिता, हम पति पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं। स्वयं खाना बनाता है, खिलाता है, नौकरी करता है, सामान, दवा आदि लाता है। हमारी दायित्व के कारण ना कहीं आता है, ना जाता है, ना मित्रों को घर बुलाता है। कारावास की सजा भुगत रहा है तुम्हारा बाप। ना किए गए अपराध का दंड झेल रहा है। दादी धीरे धीरे सिसकने लगी ताकि पापा उन्हें ना सुन ले। मैं हतप्रभ बैठा था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं दादी को दिलासा देता। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन तुम्हारे पिता अपने मुंह से कुछ नहीं बताएंगे। दादी ने वार्तालाप में पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि पापा ट्रे में खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। माँ की आंखों के आंसू देखकर उन्हें डपटा। पिता को अपने हाथ से कॉफ़ी, ब्रेड, बटर खिलाया। उनका मुंह पोंछा और जुट गए मुझे इसरार से खिलाने। मिठाइयाँ, पकौड़ियाँ, पापड़, चिप्स, ब्रेड, बटर और भी जाने क्या क्या। मैं आंखों में आंसू भरे सब खाता रहा। पेट भर गया तब भी। बहुत देर बाद मैं आने के लिए उठा। बारी बारी से सबके पैर छुए। वे निःशब्द आंखों से आशीर्वाद देते रहे। मैं बोला, पापा, मैं यहीं आकर रहूँगा आप सबके साथ। शाम को ही होटल से सारा सामान लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ इसका विरोध करेंगी, नाराज होंगी। हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा बोले, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहें। अचानक जाने किस भावना के वशीभूत होकर मैं उनसे लिपट गया। उन्होंने भी मुझे बाहों में भींच लिया। भरे मन से मैं वहाँ से लौटा। सामान पैक करते हुए मैंने कई निर्णय किए। एक कार करके सामान पापा के पास जाना था। तभी मम्मी का फ़ोन आ गया। आयुष, तुमने आज फ़ोन नहीं किया? हाँ, मैं व्यस्त था। सुबह पापा से मिलने गया था। क्या? तुम्हें उनके घर का पता कैसे चला? तुमने मुझसे पूछे बिना वहाँ जाने का साहस कैसे किया? मम्मी चीख पड़ी। वे क्रोधित थी। वे सब बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। आप इतने वर्ष कितनी बातें मुझसे छिपा कर रखी। उन पर आप शोषण, प्रताड़ना का आरोप लगाती रही। मुझे आपने बताया कि पापा ने आपको तलाक दिया, जबकि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। यह सब कहानी तुम्हें किसने सुनाई आयुष? सब झूठ है। तो सच क्या है, बताइए ना मम्मी। क्या आप और विजय अंकल विवाह पूर्व ही एक दूसरे के नज़दीकी मित्र ना थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतने सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं, तो आपने उन पर झूठे आरोप लगाए। फ्लैट और निर्वाह राशि के लिए कोर्ट में आवेदन किया। सब कुछ आपकी योजनानुसार हुआ। बस गड़बड़ यह हुआ कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मनगढ़ंत बातें बताई गई है बेटा। झूठ सच का फर्क कर सकता हूँ मैं। पापा ने अपने मुंह से एक शब्द आपके विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है, क्योंकि इस रिश्ते को जग जाहिर करने पर आपको अनुबंध राशि ना मिलती।
उधर सन्नाटा छा गया। मम्मी एक बारगी चुप हो गई। खैर छोड़िए मम्मी, आप अंकल के साथ सुखपूर्वक रहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटे का फर्ज निभाऊंगा। किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको, मेरे वृद्ध बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। आयुष, तुम इस तरह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप अकेली कहाँ हैं? अंकल आपके साथ हैं। मैं भी आता रहूँगा माँ। माँ हैं आप मेरी। आयुष, याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पिता से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय थी। तुम्हें पाने के लिए पुनः कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। तुम्हारे पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। मम्मी, आप मुझे धमकी दे रही हैं? याद रखिएगा, मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता हूँ। कोर्ट में आपके फरेब का पर्दाफाश कर सकता हूँ। उस और पुनः खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मम्मी की सिसकियों की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो, लौट आओ। आऊँगा मम्मी, लेकिन पिता के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। पापा अब आपको निर्वाह राशि नहीं भेज पाएंगे। बहुत आर्थिक कष्ट उठाया है उन्होंने। उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और विजय अंकल को नए जीवन की शुभकामनाएं कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। टैक्सी आ गई थी। सारा सामान लाद कर मैंने फ़ोन से पापा को सूचित किया। पापा, मैं आ रहा हूँ। रात का खाना संग खाएंगे। आओ बेटा, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पापा ने कहा। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। पापा अखबार पढ़ रहे थे और उनके पास बैठी मम्मी टीवी देख रही थी। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में दोनों को बताया, आप दोनों से मिलने विपिन 2 घंटे के बाद आ रहा है। किस लिए? पापा ने आदतन फौरन माथे पर बल डाल दिए। शादी की बात करने। शादी की बात करने वह हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? क्या बेकार का सवाल पूछ रहे हैं आप? मम्मी ने भी आदतन तीखे लहजे में पापा को झड़का और फिर उत्तेजित लहजे में मुझसे पूछा, क्या तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ मम्मी। बहुत अच्छा। मम्मी खुशी से उछल पड़ी। मगर वह लड़का मुझे नहीं पता। पापा ने चिढ़े लहजे में अपनी राय जाहिर की तो मम्मी फौरन उनसे भिड़ने को तैयार हो गई। विपिन क्यों आपको पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? मम्मी का लहजा फौरन आक्रामक हो उठा। हमारी काव्या के सामने उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है, जचता नहीं है वह हमारी बेटी के साथ। विपिन कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके पिताजी आपसे कहीं ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर हैं। वह फ्लैट नहीं बल्कि कोठी में रहता है। मुझे तो वह हर तरह से काव्या के लिए उपयुक्त जीवन साथी नजर आ रहा है। तुझे तो वह जचेगा ही, पापा गुस्से में बोले, क्योंकि मैं जो उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ बोलते ही तो तूने सारी ज़िंदगी गुजारी है। पापा, आई लव विपिन। मुझे अपना जीवन साथी चुनने। मम्मी ने मुझे अपनी बात पूरी नहीं कहने दी और पापा से भिड़ना जारी रखा। मैंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारी नहीं बल्कि बर्बाद की है। रात दिन की कलह, टोका टोकी और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला है मुझे पिछले 25 साल में। इंसान जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। बुद्धिहीन इंसान को जिंदगी भर जूते ही खाने को मिलेंगे। आपके पास भी जहरीली ही जबान ही है, दिमाग नहीं। क्या यह समझदारी का लक्षण है कि बेटी शादी करने की अपनी इच्छा बता रही है और आप कलेश करने पर उतारू हैं? मैं अपनी बेटी के लिए विपिन से कहीं ज़्यादा बेहतर लड़का ढूंढ सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज तक आपने काव्या के लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा है। दूसरी बात, जब काव्या विपिन से प्रेम करती है तो शादी भी उसी से ही करेगी ना, या नहीं? यह प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। जो फैसला बड़े सोच समझकर और ऊंच नीच देखकर करते हैं वही बेहतर होता है। प्रेम के ऊपर आप नहीं तो और कौन लेक्चर देगा? मम्मी ने तीखा व्यंग किया। शादी के बाद भी आप प्रेम के क्षेत्र में रिसर्च जो करते रहे हैं। मैं किसी भी औरत से हंसू बोलूं तो तुझे हमेशा चिढ़ ही हुई है। जिस आदमी की पत्नी लड़ झगड़ कर महीने में 15 दिन मायके में पड़ी रहती थी, वह अपने मनोरंजन के लिए दूसरी औरत से दोस्ती करेगा ही। मेरी गोद में
काव्या ना आ गई होती तो मैंने आपसे तलाक ले लिया होता। अब मम्मी की आंखों में आंसू छलक आए थे। बात बात पर पुलिस बुलाकर पति को हथकड़ियां लगवा देने वाली पत्नी को तलाक देने की इच्छा किस इंसान के मन में पैदा नहीं होगी। मैं भी इस काव्या के सुखद भविष्य के कारण ही तुमसे बंधा रहा, नहीं तो मैंने तलाक जरूर। अब आप दोनों चुप भी हो जाइए। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मम्मी और पापा जोर से चौंक कर सचमुच खामोश हो गए। घर में आपका होने वाला दामाद कुछ ही देर में आ रहा है। मैंने उन दोनों को सख्त स्वर में चेतावनी दी। अगर उसे आप दोनों ने आपस में गंदे ढंग से झगड़ने की हल्की सी झलक भी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। गुड़िया, तू गुस्सा मत हो और अच्छी तरह से तैयार हो जा। मम्मी एकदम से शांत नजर आने लगी थी। मैं भी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाने को निकलता हूँ। नाखुश नजर आ रहे पापा मम्मी को गुस्से से घूरने के बाद बेडरूम की तरफ चले गए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने माता पिता को बचपन से मैं बात बात पर यूं ही लड़ते झगड़ते देखती आई हूँ। अपनी अपनी तीखी कड़वी जबानों से दोनों ही एक दूसरे के दिलों को जख्मी करने का कोई मौका नहीं चुकते हैं। वे दोनों ही मेरे भविष्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करना चाहते थे। अक्सर उनके बीच झड़पें मुझे लेकर ही शुरू होती। मम्मी चाहती थी कि उनकी सुंदर बेटी प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी बने। उन्होंने मुझे सदा अच्छा पहनाया, मुझे डांस और म्यूज़िक की ट्रेनिंग दिलवाई। मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए वे तैयार रहती थी। वे खुद कमाती थी, इसलिए मुझ पर पैसा खर्च करने में भी उन्हें दिक्कत नहीं हुई। पापा का जोर सदा इस बात पर रहता कि मेरा करियर बड़ा शानदार बने। वे मुझे डॉक्टर या आईएएस अफसर बनाना चाहते थे। मेरे स्वास्थ्य की भी उन्हें फिक्र रहती। मैं खूब जूस और दूध पीऊँ और नियमित रूप से व्यायाम करूँ, ऐसी बातों पर उनका बड़ा जोर रहता। वैसे सच्चाई यही है कि मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छी पड़ती रही, क्योंकि पापा को खुश करना मेरे खुद के लिए टेंशन का काम बन जाता था। पापा की डांट से बचने के लिए मम्मी मेरी ढाल हमेशा बन जाती थी। मुझे लेकर उनके बीच सैकड़ों बार झगड़ा हुआ होगा। जब एक बार दोनों का मूड बिगड़ जाता तो अन्य क्षेत्रों में भी उनके बीच टकराव और तकरार का जन्म हो जाता। मम्मी ने 5-6 साल पहले ऐसे ही एक झगड़े में पुलिस बुला ली थी। मुझे वह सारी घटना अच्छी तरह से याद है। उस दिन डर कर मैं खूब रोई थी। मैं ना होती तो वे दोनों कब के अलग हो गए होते। ऐसी धमकियां मैंने हजारों बार उन दोनों के मुंह से सुनी थी। अब विपिन से शादी करके मैं सिंगापुर जाने वाली थी। मेरी गैर मौजूदगी में कहीं इन दोनों के बीच कोई अनहोनी ना घट जाए, इस सोच के चलते मेरा मन कांपना शुरू हो गया था। विपिन आया तो मम्मी ने प्यार से उसे गले लगाकर स्वागत किया था। पापा भी जब उससे मुस्कुराकर मिले तो मैंने मन ही मन बड़ी राहत महसूस की थी। हम दोनों अगले हफ्ते शादी करना चाहते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे सिंगापुर में नई कंपनी ज्वाइन करनी है। अभी शादी नहीं हुई तो मामला साल भर के लिए टल जाएगा। विपिन ने उन्हें यह जानकारी दी तो मम्मी पापा दोनों के चेहरों पर टेंशन नजर आने लगा था। सप्ताह भर का समय तो बहुत कम है। विपिन, हम सारी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? मम्मी चिंतित हो उठी। आंटी, शादी का फंक्शन छोटा ही करना पड़ेगा। वह क्यों? पापा के माथे में फौरन बल पड़े तो उन्हें शांत रखने को मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अर्थपूर्ण अंदाज में दबाया। अंकल आंटी, सच बात यह है कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं हैं। मैंने इसी वजह से कल रात ही उन्हें काव्या से शादी करने की बात तब बताई जब नई कंपनी से मुझे ऑफर लेटर मिल गया। उन दोनों की नाखुशी के चलते बड़ा फंक्शन करना संभव नहीं है। देखो विपिन, मेरी बेटी लाखों में एक है। उन्हें तो इस रिश्ते से खुश होना चाहिए। आई नो अंकल, पर वे दोनों आप दोनों जितने समझदार नहीं हैं जो अपनी संतान की खुशी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने। विपिन की इस बात को सुनकर मुझे अचानक इतनी ज़ोर से हंसी आई कि मुझे ड्राइंग रूम से उठकर रसोई में जाना ही उचित लगा था। उस पूरे सप्ताह खूब भाग दौड़ रही। मम्मी व पापा को इस भाग दौड़ के दौरान जब भी फुर्सत मिलती वे आपस में ज़रूर उलझ पड़ते। मैं दोनों पर कई बार गुस्से से चिल्लाई तो कई बार आंखों से आंसू भी बहाए।
जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी बार बार उन्हें लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बर्बाद न करने को समझाया, पर उन दोनों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। हमने फंक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, पर हर काम ठीक से पूरा हो गया। मेरे ससुराल में मेरे रंग रूप की खूब तारीफ हुई तो मेरे सास ससुर भी खुश नज़र आने लगे थे। हमारा हनीमून 3 दिन का रहा। मनाली के खुशगवार मौसम में अपने अब तक के जीवन के सबसे बेहतरीन मौज मस्ती भरे 3 दिन विपिन के साथ बिताकर हम दिल्ली लौट आए। वापस आने के 2 दिन बाद ही हमने हवाई जहाज़ पकड़ा और सिंगापुर चले गए। अपने मम्मी पापा से विदा लेते हुए मैं रो रही थी। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना प्लीज़। आपका लड़ाई झगड़ा अब भी चलता रहा तो मेरा मन परदेश में बहुत दुखी रहेगा। मैंने बार बार उनसे ऐसी विनती जरूर की, पर मन में भारी बेचैनी और चिंता समेटे ही मैंने मम्मी पापा से विदा ली थी। शुरुआत के दिनों में दिन में 2-2 बार फ़ोन करके मैं उन दोनों का हालचाल पूछ लेती। हम ठीक हैं बेटी, तुम अपना हालचाल बताओ। वे दोनों मुझे परेशान न करने के इरादे से यही जवाब देते, पर मेरा मन उन दोनों को लेकर लगातार चिंतित बना रहता था। विपिन जब भी मुझे इस कारण उदास देखते तो बेकार की चिंता न करने की सलाह देते। मैं खुद को बहुत समझाती, पर मन चिंता करना छोड़ ही नहीं पाता था। बीतते समय के साथ मेरा मम्मी पापा को फ़ोन करना सप्ताह में 1-2 बार का हो गया। विपिन की अपनी बॉस से ज़्यादा अच्छी नहीं पट रही थी। इस कारण मुझे जो टेंशन होता वही मैं फ़ोन पर अपने मम्मी पापा से ज़्यादा बांटती थी। विपिन ने कोशिश करके अपना तबादला बैंकॉक में करा लिया। वहाँ शिफ्ट होने से पहले उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। लगभग 6 महीने बाद इस कारण हमें इंडिया आने का मौका मिल गया था। सारा कार्यक्रम इतनी जल्दी बना कि अपने आने की सूचना मैंने मम्मी पापा को ना देकर उन्हें सरप्राइज़ देने का फैसला किया था। विपिन और मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे पहले मेरे घर पहुँचे। 4 दिन बाद मेरी सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए पहले 3 दिन मुझे मायके में बिताने की स्वीकृति विपिन ने ही दे दी थी। विपिन और मुझे अचानक सामने देखकर मेरे मम्मी पापा भौचक्के रह गए। मम्मी की चाल ने मुझे साफ बता दिया कि उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा है, पर फिर भी उन्होंने उठकर मुझे गले से लगाया और खूब प्यार किया। पापा की छाती से लगकर मैं अचानक ही आंसू बहाने लगी थी। उनको प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराते देख मुझे इतनी राहत और खुशी महसूस हुई कि मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। आप दोनों को क्या हमारे आने की खबर थी? कुछ शांत हो जाने के बाद मैंने इधर उधर नज़रें घुमाते हुए हैरान स्वर में सवाल किया। नहीं तो? क्यों नहीं दी तूने अपने आने की खबर? मम्मी नकली नाराज़गी दिखाते हुए मुस्कुराई। मुझे आप दोनों का सरप्राइज़ देना था। वैसे पहले यह बताओ कि सारा घर फिर किस खुशी में इतना साफ सुथरा, इतना सजा धजा नजर आ रहा है? घर तो अब ऐसा ही रहता है काव्या। हाँ, पर्दे पिछले महीने बदलवाए थे, सो इस कारण ड्राइंग रूम का रंग ज़्यादा निखर आया है। कमाल है मम्मी, अपनी कमर दर्द की परेशानी के बावजूद आप इतनी मेहनत। मेरी प्यारी गुड़िया, यह सारी जगमग तेरी माँ की मेहनत का नतीजा नहीं है। आजकल साफ सफाई का भूत मेरे सिर पर जरा ज़्यादा चढ़ा रहता है। पापा ने छाती चौड़ी कर मजाकिया अंदाज में अपनी तारीफ की तो हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आप और घर की सफाई, आई कांट बिलीव यू पापा। अरे, अपनी मम्मी से पूछ ले। मैं मम्मी की तरफ घूमी तो उन्होंने हंसकर कहा, मैंने अब इन्हें गृह कार्यों में अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है। काव्या, कुछ देर में ये हम सबको देखना कितने स्वादिष्ट गोभी और मूली के पराठे बना कर खिलाएंगे। गोभी और मूली के पराठे पापा बनाएंगे? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। साफ सफाई और किचन पापा ने ही संभाल लिया है, तो घर में आप क्या करती हो? मैंने आंखें मटकाते हुए मम्मी से सवाल पूछा। आजकल जमकर ऐश कर रही हूँ। मम्मी ने जब अपने बालों को झटका देकर बड़ी अंदाज से पीछे किया तो मैंने नोट किया कि उन्होंने बाल छोटे करा लिए थे। बाल कब कटवाए आपने? बड़ा सूट कर रहा है आप पर यह नया स्टाइल। मैंने चारों तरफ घूमकर मम्मी के नए स्टाइल का निरीक्षण किया। तेरे पापा को ही मुझे मैम बनाने का शौक चढ़ा और ज़बरदस्ती मेरे बाल कटवा दिए। मम्मी ने बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर पापा की तरफ बड़े प्यार से देखा था। चल, बाल तो मैंने कटवा दिए,
पर ज़्यादा सुंदर दिखने को ब्यूटी पार्लर और जिम के चक्कर तो तुम अपनी इच्छा से ही लगा रही हो ना। पापा ने यह नई जानकारी दी तो मैंने मम्मी की तरफ और ज़्यादा ध्यान से देखा। उन्होंने अपना वजन सचमुच कम कर लिया था और उनके चेहरे पर भी अच्छा खासा नूर नज़र आ रहा था। आप दोनों 6 महीनों में कितना ज़्यादा बदल गए हो। मम्मी, आप सचमुच बहुत सुंदर दिख रही हो। मैंने प्यार से उनका गाल चूम लिया। डार्लिंग, तुम बेकार ही सिंगापुर में मम्मी पापा की चिंता करती रहती थी। ये दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। विपिन की इस बात को सुनकर मैं झेप उठी थी। हमारी फिक्र ना किया करो तुम। परदेश में तुम तो हमारी गुड़िया का पूरा पूरा ध्यान रखते हो ना विपिन। पापा ने अपने दामाद के कंधे पर हाथ रख दोस्ताना अंदाज में सवाल पूछा। रखता तो हूँ, पर शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जितना आप मम्मी का रखते हैं। विपिन की यह बात सुनकर हम सब फिर से हंस पड़े। कैसे हो गया यह चमत्कार। मेरी हंसी थमी तो मैंने पापा और मम्मी का हाथ प्यार से पकड़कर हैरान सी हो यह सवाल मानो खुद से ही पूछा था। मुझे कारण पता है। विपिन किसी स्कूली बच्चे की तरह हाथ उठाकर बोले तो हम तीनों बड़े ध्यान से उनका चेहरा ताकने लगे थे। हमारे ध्यान का केंद्र अच्छी तरह बन जाने के बाद उन्होंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते शर्माते हुए कहा, मेरी समझ से इस घर में दामाद के पैरों का पड़ना शुभ साबित हुआ। फिर हम चारों के सम्मिलित ठहाके से ड्राइंग रूम गूंज उठा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।